नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार आर के सरकारी नौकरी अड्डा यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं शिक्षा मनोविज्ञान का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो दोस्तों, आप कॉपी कलम निकाल लीजिए और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें जो वेरी महत्वपूर्ण पॉइंटों को हमने शामिल किया है, उन्हें आप नोट डाउन करते चलें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान, चाहे वो टीचर भर्ती के लिए यूपीटीटी हो, सीटीटी हो या सुपर टेट हो, बहुत ही अहम रोल निभाता है। इसलिए हमने शिक्षा मनोविज्ञान को अहम तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो आप बगैर देर किए हुए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और आ जाइए मेरे साथ। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तो जैसा कि हमारा पहला पॉइंट है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा अर्थात शिक्षा नीति 2006। समावेशी शिक्षा अर्थात शिक्षा नीति 2006 ये बनाई गई। तो समावेशी शिक्षा है क्या? समावेशी शिक्षा में हम चर्चा करना चाहेंगे तो समावेशी शिक्षा क्या है, तो थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे महात्मा गांधी के द्वारा बुनियादी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया या व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। महात्मा गांधी का मानना था कि बच्चे को किताबी ज्ञान के साथ साथ उसे व्यावसायिक ज्ञान या बुनियादी ज्ञान भी दिया जाना चाहिए, ताकि वह जीवन में अपनी रोजी रोटी के लिए इधर उधर न भटके और आसानी से अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो उसी प्रकार से उसी को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया। समावेशी शिक्षा अर्थात शिक्षा नीति 2006 बनाई गई। और उसमें क्या चीज समावेशित किया गया? तो समावेशित शिक्षा या समावेशी शिक्षा या शिक्षा नीति 2006, उसमें क्या किया गया कि समावेशित शिक्षा का मतलब यह है कि प्रत्येक प्रकार का बालक, चाहे वो अपने विशेष गुणों के कारण जो है, चाहे उसमें विशेष गुण हो, चाहे वो सामान्य गुणों वाला बालक हो, चाहे मंदबुद्धि वाला बालक हो, या किसी अन्य प्रकार का बालक हो, या किसी रोग से ग्रसित बालक हो, या कह सकते हैं कि संपूर्ण बालकों को एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है या समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, समावेशी शिक्षा या शिक्षा नीति 2006 का मतलब यही होता है कि सभी बालकों को एक साथ शिक्षा देना, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हो, तीव्र या कहते प्रतिभाशाली बालक हो, या विशिष्ट बालक हो, या कह सकते हैं कि किसी प्रकार से विकलांग बालक हो। तो उन सबको एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा का या शिक्षा नीति 2006 का एकमात्र उद्देश्य है। तो इसी श्रृंखला में मैं बात करता हूं विशिष्ट बालक की, कि विशिष्ट बालक क्या है। जैसे अभी मैंने चर्चा किया था विशिष्ट बालक, प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक, इस तरह के मंदबुद्धि बालक, सामान्य बालक। तो विशिष्ट बालक क्या है? तो विशिष्ट बालक से तात्पर्य हमारा यह है कि वो कोई भी बालक जो सामान्य बालकों से अपने गुण या दोषों के कारण भिन्न होता है, उसे विशिष्ट बालक कहते हैं। विशिष्ट बालक जो होता है शिक्षक के लिए चुनौती होता है, क्योंकि सामान्य बालकों के बीच में विशिष्ट बालक को शिक्षा देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। लेकिन शिक्षा नीति 2006 हमसे कह रही है कि आपको उन बालकों के साथ साथ इसे भी शिक्षा देना है। तो उसे शिक्षा देने के लिए हम तार्किक शिक्षण या शिक्षा तकनीकियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम विशिष्ट बालक को भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। वह बालक जो अपने गुण या दोषों के कारण शिक्षकों के लिए चुनौती होते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं, जिनका समाधान तार्किक या तकनीकी शिक्षण के द्वारा किया जा सकता है। जिनका समाधान तार्किक या तकनीकी शिक्षण द्वारा किया जा सकता है। दूसरी बात आती है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं? प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो सामान्य बालकों से तीव्र बुद्धि के अर्थात तीव्र या ज्यादा आईक्यू के बालक होते हैं, वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। टर्मन महोदय ने प्रतिभाशाली बालकों के लिए बताया कि जिनकी आईक्यू 140 या 140 से अधिक होती है, वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। अब बात आती है श्रवण दोष। जैसे विकलांग बालक है, तो विकलांग बालक जैसे हो गया कि कोई बालक है जिसे श्रवण दोष है, उसे आप कैसे शिक्षा देंगे? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप उसको शिक्षा देना है, तो आप उसको शिक्षा कैसे देंगे? तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत श्रवण दोष वाले बालक को हम प्रदर्शन विधि के द्वारा शिक्षण करेंगे या शिक्षण प्रदान करेंगे या उसे शिक्षा देंगे। किस विधि के द्वारा? प्रदर्शन विधि द्वारा। और अगर अंधा बालक है, अंधा बालक भी आपकी कक्षा में है, अंधे बालक को हम क्या करेंगे? अंधे बालक को ब्रेल लिपि के द्वारा शिक्षा प्रदान करेंगे।
अंधे बालक को ब्रेल लिपि के द्वारा शिक्षा प्रदान करेंगे, और अगर आपका श्रवण दोष से वाला बालक है तो उसे हम प्रदर्शन विधि द्वारा शिक्षा प्रदान करेंगे। टेलफोर्ड ने बताया कि सामाजिकरण का अर्थ उस योग्यता से है जो दूसरे व्यक्तियों के साथ संपर्क में आने से प्रारंभ होती है और अंत तक या अर्थात आजीवन चलती रहती है। बच्चों में सबसे एक चीज होती है कि सामाजिकरण का विकास करना। सामाजिकरण का विकास भी बच्चों में एक महत्वपूर्ण कार्य है कि बच्चों में सामाजिकरण का विकास भी करना है। और सामाजिकरण कहां से प्रारंभ होती है? तो सामाजिकरण का प्रारंभ कहां से हो जाता है? जब बच्चा समाज के एक व्यक्ति से मिलता है, यानी समाज के किसी व्यक्ति से जब हमारा बच्चा मिलता है तो वहीं से उसका सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है और फिर वह आजीवन चलता रहता है। यह किसने बताया? यह बताया हमारा टेलफोर्ड महोदय ने। जॉन डीवी का मानना है कि बाल केंद्रित शिक्षा को प्रगतिशील शिक्षा माना जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा को प्रगतिशील शिक्षा माना जाता है क्योंकि इसमें जनतंत्रीय मूल्य समाहित होता है। जो शिक्षा, जैसे कि आप जान रहे हैं कि वर्तमान में जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि वर्तमान में जो शिक्षा दी जाती है वह टीचर केंद्रित होती है, पुस्तक केंद्रित होती है, बाल केंद्रित होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि आज हम बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित शिक्षण प्रदान करते हैं या शिक्षा देते हैं, क्योंकि बालक को ही सर्वोपरि माना गया है। बालक को ही सर्वोपरि माना गया है और बालक के अनुसार ही हम अपनी पुस्तक का निर्माण करते हैं, बालक के अनुसार ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है। तो उसी के संबंध में जॉन डीवी महोदय ने कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा को प्रगतिशील शिक्षा माना जाता है, क्योंकि बाल की केंद्रित शिक्षा जो होती है वो प्रगतिशील शिक्षा होती है। और यह इसमें क्या होता है कि जनतंत्रीय मूल्य समाहित रहते हैं। थॉमसन महोदय ने शब्द भंडार के विषय में अपने एक वाक्य दिया है कि शब्द भंडार किस समय किस उम्र में कितने होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद बहुत सारी जो विधियां हैं, विधियां किस प्रकार से यूज करते हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो शब्द भंडार की बात करें तो 18 माह के बालक का जो शब्द भंडार होता है वह 10 होता है, यानी 10 शब्द 18 माह का जो बालक होता है वह 10 शब्द ही जानता है। 10 शब्द या 10 उसके आसपास शब्द 10 शब्द जानता है। 18 माह के बालक का शब्द भंडार 10 होता है, जबकि 2 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 272 शब्द हो जाता है। 2 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 272 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर 5 वर्ष का बालक है तो उसका शब्द भंडार 2100 शब्द हो जाते हैं, अर्थात 2100 शब्द हो जाते हैं। इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 18 माह के बालक का शब्द भंडार क्या होता है, 2 माह के बालक का शब्द भंडार क्या होता है, और 18 माह के बालक या 18 माह से कम बालक जो बालक है उसके शब्द भंडार कितने होते हैं। तो इस पे जो है प्रश्न आपसे बनाए जाते हैं। 2 वर्ष के बालक का शब्द भंडार कितना है, तो ये आपको ध्यान रखने की बात है कि 18 माह का जो बालक होता है उसका शब्द भंडार 10, और जो 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक बालक होता है तो उसका 272 माना जाता है। लेकिन 5 वर्ष का अगर बालक हो गया है तो 5 वर्ष का जो बालक है उसका शब्द भंडार 2100 माना जाता है। बीएफ स्किनर महोदय ने क्या बताया कि इस बात का कोई प्रयोजन नहीं है कि शिक्षा कहां से दी जाती है और किस प्रकार दी जाती है। क्या बताया कि बीएफ स्किनर महोदय ने बताया कि शिक्षा का इस बात का कोई प्रयोजन नहीं कि शिक्षा कहां दी जाती है और किस प्रकार से दी जाती है, इससे कोई प्रयोजन नहीं होता, बल्कि शिक्षा का प्रयोजन यह होना चाहिए, उसका प्रयोजन या उसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि चरित्र निर्माण। अर्थात इस बात का कोई प्रयोजन नहीं है कि शिक्षा कहां और किस प्रकार दी जाती है, बल्कि उसका उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। यह किसने बताया? बीएफ स्किनर महोदय ने बताया कि हमारी जो बालकों को जो शिक्षा दी जाती है, बालकों को शिक्षा चरित्र निर्माण के लिए दी जानी चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि शिक्षा कहां और कब दी जा रही है। अगला है आपका मानव विकास की अवधारणा में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। मानव विकास में या मानव विकास की जो अवधारणा है उसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। शिक्षक का साधन संपन्न होने का अर्थ है, शिक्षक का साधन संपन्न होने का अर्थ है। ये प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कि जो है मानव विकास की अवधारणा में किस किस पक्ष को समाहित किया जाता है, तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों को समाहित किया जाता है। इसके बाद पूछ लिया जाता है शिक्षक के साधन संपन्न होने का अर्थ क्या है, तो शिक्षक के साधन संपन्न होने का अर्थ यह है
कि वह छात्र की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान रखता हो। इसे ही क्या कहते हैं, शिक्षक का साधन संपन्न होना माना जाता है। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों की। तो शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम पहले चलते हैं किंडरगार्टन विधि पर। किंडरगार्टन विधि जो है, किंडरगार्टन विधि का मतलब यह है, या कह सकते हैं किंडरगार्टन विधि में किस किस चीज को शामिल किया गया है, या इस तो उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि किंडरगार्टन विधि को किसने प्रतिपादित किया। तो किंडरगार्टन विधि को A.F. फ्रॉबेल ने प्रतिपादित किया। किंडरगार्टन विधि को A.F. फ्रॉबेल ने प्रतिपादित किया है। इसकी विशेषताएं क्या है? खेल, आनंद एवं स्वतंत्र वातावरण। इस विधि में बच्चे को खेलने के लिए, आनंद लेने के लिए एक स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। स्वतंत्र वातावरण में बालक सीखता है और पुस्तक का कोई प्रावधान नहीं होता है। इसमें, इस विधि में पुस्तक का कोई प्रावधान नहीं होता था, पुस्तक को इस विधि में महत्व नहीं दिया जाता है। अगला है आपका डांट फटकार का ना होना। इस विधि में डांट फटकार का बिल्कुल भी 1% भी जो है यहाँ पर कोई कह सकते हैं चांस नहीं होता, अर्थात डांट फटकार यहाँ से बिल्कुल दूर होती है, बल्कि दूर से शिक्षक उस पर अनुशासन बनाए रहते हैं, लेकिन डांट फटकार यहाँ पर अलाउ नहीं होती है। स्वतः क्रियाओं, गीतों, उपहारों आदि से सीखना। स्वतः क्रियाएं, खुद क्रियाएं करके जो है गीत और उपहार के माध्यम से उसे सिखाया जाता है। अगला है आपका मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि, इसका प्रतिपादन किसने किया? मॉन्टेसरी विधि का प्रतिपादन मरिया मॉन्टेसरी ने किया। इसमें जो है 3 से 7 वर्ष के या 3 से 7 वर्ष के वर्ग के बच्चों को विशेष शिक्षा दी जाती है। जो आपकी मरिया मॉन्टेसरी विधि है या मॉन्टेसरी विधि है, मॉन्टेसरी विधि में 3 से 7 वर्ग के बच्चों को एक विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती है। स्वतंत्र एवं स्वयं करने के लिए इसमें भी प्रोत्साहन दिया जाता है। स्वतंत्र रूप से और स्वयं करने के लिए इस विधि में भी प्रोत्साहन दिया जाता है। बालक की ज्ञानेंद्रियों और मांसपेशियों को शिक्षित किया जाता है। बालक की जो ज्ञानेंद्रियां और मांसपेशियां होती हैं उसे इस विधि में शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है। अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि का मतलब है, या कह सकते हैं प्रोजेक्ट विधि या परियोजना विधि। प्रोजेक्ट विधि भी पूछा जाता है और परियोजना विधि भी पूछा जाता है, दोनों एक ही विधि के नाम है। और इसको किसने प्रतिपादित किया? तो इसको किलपैट्रिक महोदय ने प्रतिपादित किया है। और किलपैट्रिक महोदय ने इसको प्रतिपादित किया। इसमें यह बताया कि इस विधि में बालक से योजना बनाना, क्रियान्वित कराना और मूल्यांकन कराना आदि कौशलों का विकास किया जाता है। प्रोजेक्ट या परियोजना विधि में क्या किया जाता है कि बालक से योजना बनवाया जाता है, बालक योजना बनाता है, उसे क्रियान्वित करता है एवं उसे मूल्यांकन करना भी सिखाया जाता है, या मूल्यांकन के आदि कौशलों को भी जो है विकसित किया जाता है। अगला है, इसमें बालक से कोई कार्य समूह या एकल कराया जाता है। अर्थात इसमें बालक जो होता है वह किसी कार्य को समूह में या एकल रूप से करता है और शिक्षक देखरेख में जो है बालक से एकल या समूह रूप से कार्य करवाता है और उस पर शिक्षक निगरानी रखता है। अगला है आपका कहानी विधि। कहानी विधि में क्या होता है? पर्यावरण शिक्षा में बहुत उपयोगी है। कहानी विधि पर्यावरण शिक्षा में बहुत उपयोगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि पर्यावरण शिक्षा में कौन विधि सबसे ज्यादा उपयोगी है, तो वहां पर आपका जवाब होना चाहिए कहानी विधि। और कहानी विधि पर्यावरण शिक्षा में बहुत उपयोगी होती है। नीरसता और उबाऊपन को दूर करने वाली विधि है। नीरसता और उबाऊपन को दूर कर रुचि लाना इस विधि का मेन उद्देश्य है। जो नीरस विषय होते हैं उसमें जो है ये कहानी विधि रुचि उत्पन्न करती है। सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का विकास करना तथा जिज्ञासा और मनोरंजन उत्पन्न करना इस विधि का भी महत्वपूर्ण कार्य है। अगला है आपका क्रियात्मक विधि। करके सीखने पर बल, अस्थाई और सार्थक ज्ञान। क्रियात्मक विधि में क्या होता है कि करके सीखने पर बल दिया जाता है। करके सीखने पर बल दिया जाता है। अस्थाई और सार्थक ज्ञान, जो करके सीखेंगे तो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो अस्थाई होगा और सार्थक होगा। परस्पर क्रिया, अवलोकन, सहयोग और प्रोत्साहन। इसमें क्या होता है कि परस्पर एक दूसरे से क्रिया करने का विकास के कौशल का विकास होता है, अवलोकन भी करने का विकास होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है और जो है एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का भी कौशल जो है हमारे अंदर या हमारे बालक के अंदर विकसित होता है। रुचि के अनुसार कार्य एवं शिक्षा, कह सकते हैं इसमें रुचि के अनुसार कार्य कराया जाता है। रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए यह विधि सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तथा शिक्षक इसमें मात्र एक मार्गदर्शक होता है। शिक्षक क्या होता है? मात्र एक
मार्गदर्शक होता है। अगली विधि है अन्वेषण विधि या खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि। तो अन्वेषण या खोज या ह्यूरिस्टिक, ये तीनों एक ही विधि हैं और इसका प्रतिपादन किसने किया? आर्मस्ट्रांग महोदय ने किया। आर्मस्ट्रांग महोदय ने क्या बताया कि शिक्षार्थी स्वयं सूचना तथा सिद्धांतों की खोज करता है। इस विधि में क्या होता है कि शिक्षार्थी जो होता है, बालक जो होता है, वह स्वयं सूचनाओं को एकत्र करता है, सिद्धांतों की खोज करता है और उस सिद्धांत के आधार पर अपने कार्य को करता है और कार्य करने के बाद जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है वह अस्थायी और जो है कह सकते हैं सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है। अगली विधि आपकी है भ्रमण विधि। भ्रमण विधि से क्या होता है कि एक बालक जो होता है वह उसे एक विशेष क्षेत्रों पे बालक को छोड़ा जाता है, वो वहां भ्रमण करता है, आवश्यक चीजों को देखता है और उसे करके सीखने का प्रयास करता है, जिससे इससे सार्थक ज्ञान और अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्नोत्तर विधि अगली विधि है। प्रश्नोत्तर विधि का मतलब यह होता है कि इसमें बालक को प्रश्नों के माध्यम से सिखाया जाता है। बालक से प्रश्न किए जाते हैं, बालक उसका जवाब देता है, इस माध्यम से जो है इसमें सिखाया जाता है और इस माध्यम से प्रश्नोत्तर विधि जो है, प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है कि बच्चे का जो ध्यान होता है आकर्षित करने का सही तरीका होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रश्नोत्तर विधि यानी बालक को विषय के संबंध में विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आप क्या करेंगे, तो वहां पर आप प्रश्न करेंगे और प्रश्न करने पर बालक का ध्यान जो है विषय की तरफ आकर्षित हो जाता है।